हेलो एंड वेलकम टू नाजुक मोड। मेरा नाम मुजैर अब यूनुस है। एक हफ्ते की ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं वेकेशन पे था एंड अंबर एंड आई स्केड्यूल कुड नॉट अलाइन, वी अपोलोजाइज फॉर लास्ट वीक। लेकिन लास्ट वीक थोड़ा स्लो भी था और इस हफ्ते जो है वो लगता है कि क्योंकि चिड़िया को खबर हो गई कि हमने शो वापस करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। इस हफ्ते हम काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आने वाले हफ्ते से आई थिंक वी विल ऑल्सो स्टार्ट changing up the format a bit. I think what we're aiming to do is have a midweek episode and the usual weekend episode, keep it a bit shorter, ताकि थोड़ा near real time analysis या reactions आ जाएं in terms of the developments that are going on. आज के शो के हिसाब से जो है वो it's a show of numbers. और नंबर्स में जो नंबर्स हैं, अंबर और मैं बात कर रहे थे कि 30/4 जो कि इलेक्शन की तारीख है, उससे लिंक जो है 3-2 या 3-4 का वर्डिक्ट, जैसे आपकी पार्टी की अलाइनमेंट है उस हिसाब से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। हालांकि लॉयर्स जिनसे हमने बात की है वो 3-2 ही है वर्डिक्ट, उस पर भी बात करेंगे अंबर से। और फिर आखिरी 4-10 जो कि 4-20 हो गया था एक्चुअली बाय द टाइम द प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड, इसहाक डार साहब की। 420 उजैर 420 हो गया था। 420 हो गया था। 4-20 के दो तीन है, 420 पाकिस्तानी लिहाज से और अमेरिकी लिहाज से 420 पे जो है वो थोड़ा जो है जॉइंट शॉइंट चलाए जाते हैं। तो वो भी चरस पीने का टाइम भी आ गया है, लगता है मईशत का जो हाल है उस हिसाब से, लेकिन उस पर भी बात करेंगे। तो अंबर, अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त सुबह के 8:10 मेरा टाइम, आपके शाम के 6 बजे जमान पार्क पुलिस पहुंच गई खान साहब को अरेस्ट करने के लिए। और मरियम नवाज ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि कारकुनों के लिए जेलें और अपने लिए बेलें। तो एक बार फिर लग रहा है कि खान साहब ने अरेस्ट तो नहीं दी। तो व्हाट्स द लेटेस्ट इन लाहौर, और क्या एक और फिर संडे को तमाशा चल गया? बहुत बहुत शुक्रिया उजैर। और देखिए, जैसे ही मैं लाहौर से निकली, क्योंकि मैं काम से लाहौर गई हुई थी, तो लगता है कि उन मौका मिला पुलिस को, और इन दिस आप केस सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस फराहम कर रही थी तो मैं सिक्योरिटी सिक्योरिटी चली गई। फराहम कर रही थी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ऐसा ही हुआ कि जो तोशा खाना केस है उसके हवाले से काफी दफा खान साहब को तलब किया गया था, वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे। इसके बावजूद कि आपने देखा जब वो पेश हुए थे तो काफी ड्रामाई अंदाज था कुछ लोगों का, और मैं उसमें शामिल हूँ। हमें भी 1997 के जो एक सुप्रीम कोर्ट पर हमला कहा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, जब उनकी अदालत के साथ उन्होंने सींग लड़ाए थे, तो वो कुछ मनाजिर याद आ गए थे। लेकिन खैर, आज की बात करते हैं। आज जो 12:30 बजे तकरीबन इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर पुलिस के साथ मिलकर जमान पार्क में मुबैना तौर पर इमरान खान साहब को विलिंगली, यानी कि वो चाहते हैं कि वो खुद अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करे, लेकिन फवाद चौधरी ने एक बड़ी सी कॉल दी और काफी कारकुनान जमा भी हो गए। और इमरान खान साहब ने यही कहा कि वो अभी फिलहाल तैयार नहीं गिरफ्तार होने को। ये भी हमें याद रखने की जरूरत है इन कॉन्टेक्स्ट के, इस वक्त मरियम नवाज साहिबा भी जो अपनी तंजीम साजी कर रही हैं, और गुजरावाला में भी उन्होंने जलसा भी किया था और करती रही हैं। उनका एक मुतालबा ये है, एक बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। उसमें एक ऑप्शन जो नून लीग को बहुत पसंद आ रही है वो ये है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो, उनकी भी नाअहली हो। जैसे नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी, उन्होंने पेशियां भुगती और गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन खान साहब, उनकी जेल भरो तहरीक जिसका उन्होंने खात्मे का ऐलान कर दिया था, और जेल फिर से खाली हो गए थे क्योंकि उनके लीडर्स रिहा हो गए थे, खुद तो जाहिर है वो उन्होंने गिरफ्तारी नहीं देनी। और ये डिफाइंस जो है उनको कुछ हद तक सूट भी करती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी सियासी तौर पर मेरी नज़र में तो काफ़ी सूट करती है, क्योंकि बार बार पिछले साल से जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और बड़े बड़े इनके लीडर्स, इनको यही कहना है कि इमरान खान रेड लाइन है, उनको गिरफ्तार नहीं नहीं किया जा सकता। ये मेरे ख्याल में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जब तक ज़ाहिर हम पॉडकास्ट खत्म करेंगे आज मजीद उस पर कुछ पेशरफ्त होती है नहीं होती। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस्लामाबाद पुलिस जोर जबरदस्ती से उनको गिरफ्तार करना भी चाहती है। एंड आई थिंक इट ऑल्सो टेल्स यू अ लिटिल बिट अबाउट how the military and the current political government is finding it hard to deal with Imran Khan. उनको भी मालूम है कि इमरान खान साहब ने जो डिफायंस मज़ाहमत की है, जो बयानिया, जो कंस्पिरेसी थे स्पिन की थी, इट डिडंट इवन मैटर वेदर दे वर ट्रू और नॉट, और बार बार एक अग्रेसिव मोड में रहे हैं। उसकी वजह से उनको फायदा ही हुआ है कुछ हद तक। आपको बाई इलेक्शंस में ये नजर भी आ रहा था, which obviously means that we come to the elections. But I just want to end it here that खान साहब अगर गिरफ्तार हो जाए तो वो फायदा है, जाहिर है नाअहल हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
بہت زیادہ نقصان ہے. اب آپ نے جیل بھرو تحریک کا ہی ایک آپ نے اس کا ایک اشارہ دیکھ لیا کہ کس طرح سے کتنے کارکنان تھے، میرے خیال میں مے بی 100 مے بی لیس جو گرفتار بھی ہوئے تھے. کافی مذاق بھی بنا تھا پورے میڈیا میں، اور جب ان کی رہائی بھی ہوئی تھی ظاہر ہے ان کو پھول پہنائے گئے تھے. بہت ایک بات ہوئی تھی کہ ان کے آپس میں چاہے لڑائیاں تھیں یا نہیں تھے، 10 دن انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا گیا تھا. But that sort of ended and nobody took it very, very seriously. It was a gimmick and it proved to be a gimmick. But خان صاحب کی گرفتاری جو ہے نا, that would be obviously a big development. کیا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو کہتی ہوں کہ کیونکہ اس وقت ایسے لگ رہا ہے, and that sort of links ابھی ایک نئے نیب چیف ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو ہے ان کو تعینات کیا گیا. نو یو ہیو سم مور نیب پہ جانے انفارمیشن سے آن دس. پہلے امبر اس پہ میں ایک دو چیز ایڈ کر دوں ان ٹرمز آف خانز اریسٹ. تو ایک تو جب پی ٹی آئی والوں سے میں نے ایٹ لیسٹ بات کی تو ان کی ریشنل یہ ہے کہ خان صاحب اریسٹ اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ اسٹیٹ ان کو جو ہے وہ مارنے پہ تلی ہوئی ہے, اسیسنیشن اٹیمپٹ بھی ہوئی ہے, تو ان کی جان کو خطرہ ہے, اور یہ جو ہے ماورائے عدالت اس طرح سے قتل ہو جائے گا ان کا اگر ان کو جیل میں جانے دیا گیا. تو وہ ان کی لاجک ہے, اور ایک حد تک مجھے سمجھ بھی آتی ہے کہ ایک پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے جس پہ گولیاں چلائی گئیں, اور اس گولیوں پہ تو کیس بھی رجسٹر نہیں ہو سکا جب ان کی اپنی خود کی حکومت تھی. تو ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ the threat is real. لیکن دوسری طرف جو مریم نواز کی آپ نے بات کی, وہ بھی ایک مزاحیہ بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو تو وہ بچے نہیں کرتے امبر کے اس نے مجھے چونٹی بھری تو اب میں بھی چونٹی بھروں گا, تو اس پہ پھر وہ لڑائی چل جاتی ہے, ناخن جو ہے دبوچنے پہ لوگ آ جاتے ہیں, پھر مکے شکے مارے جاتے ہیں. تو مجھے پاکستان کی سیاست ایسی لگ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے چونٹی بھری تھی اور غلط ہوا تھا. اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ نواز شریف کو جس طرح نااہل کیا گیا اقامہ نکال کے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. وہ ججمنٹ کافی سارے میرے انصافی دوست ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ ججمنٹ کو, میں کہہ کے تھک گیا کہ آپ پہلے ججمنٹ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ مسئلہ اصل ہے کیا. تو اب ان کے اوپر جب آئی ہے تو ان کو آبویسلی لگتا ہے کہ عدالتیں بائسڈ ہیں, جیسے نواز شریف کے خلاف بائس نہیں تھیں. تو یہ ایک عجیب سا پاکستان کی سیاست میں جو ہے نا, اس نے بھی کیا تو میں بھی ایسا کروں گا, وہ چل رہا ہے. اور یہ نیب والا جو ڈیولپمنٹ ہے مجھے لگتا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے, کیونکہ پچھلے نیب چیف نے ریزسٹ کیا ان چیزوں کو تو وہ گھر چلے گئے, اور اب لگتا ہے مور کمپلائنٹ ایکٹر از ناؤ انٹرنگ the stage. I mean, the choice is absolutely clear. آفتاب سلطان نے کہا تھا کہ ان پر دباؤ تھا, پریشر تھا, اور میرا کیونکہ ماننا ہے کہ یہ موجودہ جو سیاسی حکومت ہے انتہائی کمزور ہے. اگر کچھ پریشر یا کچھ درخواستیں بھی ہوں, لیکن obviously I don't think I absolutely do not believe that they're driving the car at the moment. تو پریشرز ان کی نیب چیف کی تعیناتی, چوائس آف نیب چیف سے آپ کو ظاہر ہے کلیئر ہو اور جاتی ہے کہ کہاں سے. اناؤنسمنٹ جو ہے وہ شہباز شریف کی میٹنگ ہوئی جب آرمی چیف سے, اس کے بعد ہی آئی ہے. تو obviously اتنا کوریلیشن از ناٹ کازیشن ہمیں اسٹیٹسٹکس میں سکھایا جاتا ہے, لیکن اس سچویشن میں جو ہے بنتی ہے بات. بالکل بنتی ہے. But you have some more information about the retired general. So the retired general some years ago had served in Washington, defense attaché رہ چکے ہیں. تو obviously ان کی انٹریکشنز تھی یہاں پہ کافی لوگوں سے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا خیال ہے, اور یہ دیے تھے میمو گیٹ جو فیمس اسکینڈل تھا اس زمانے میں, وہ یہاں واشنگٹن میں ہی موجود تھے. تو ان کے ساتھ جن لوگوں نے انٹریکشن کی ہے, he's obviously described as a proper through and through army person. Abbas Nasir نے ٹویٹ بھی کی کہ apparently he served in FF as a senior to General Munir. تو یہ بھی بات پھر بنتی ہے کہ وہاں سے ریکمنڈیشن آئی. اور یہاں پہ جو لوگوں کا پرسپیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہیں فوج کے آدمی ہیں تھرو اینڈ تھرو. تو اس کا مطلب بیسکلی ایٹ لیسٹ یہاں جن سے میں نے بات کی وہ یہی لیا جا رہا ہے کہ یہ ریکمنڈیشن پہ آئے ہیں, اور بیکاز الیکشنز آر کمنگ اپ اٹ مینس کہ نیب کو جو ہے ایک بار پھر استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی ٹو گو آفٹر دا پی ٹی آئی, جو کہ ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ نیب کو استعمال کر کے لوگوں کو توڑنے اور جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایٹ لیسٹ ان واشنگٹن, based on people's interactions with him when he was DA and knowing him as a person, یہ پرسپیکٹو تو ہے کہ حالات جو ہیں وہ نیب کے لیول پہ ایٹ لیسٹ اور برے ہونے والے ہیں پی ٹی آئی کے لیے.
तो इससे एक तो और चीजें मैं कहूंगी कि कुछ मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत के लिए एक थोड़ा सा एस्केप रूट भी है. क्लियरली अ मिलिट्री बैक्ड अपॉइंटमेंट, बीइंग अ रिटायर्ड जनरल, इनका नाम भी नाजिर अहमद भट्ट है. और इससे यही फिर जाहिर होगा कि अगर कुछ नैब मुतहरक होती है तो फिर वो मिलिट्री के कहने पर होगी. और ये मौजूदा हुकूमत को एक एस्केप रूट कह सकते हैं कि मिल जाएगा कि हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, सियासी जमातें नहीं लेती. लेकिन उसकी इनकी दोबारा से मैं दोहराऊंगी, उनकी कमजोरी भी जाहिर होती है. सो दैट्स, आई थिंक दैट्स आल्सो लिंक्ड. दिस शुड बी, यू नो, थिंग्स विल ऑब्वियसली हीट अप as they continuously do. But I think अब दूसरे जो हमने डेट्स या नंबर्स दिए थे वो 30-4 था. अब ये सूरत हाल ये है कि इंतखाबात, अभी भी बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी, खास तौर पर जो इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनका ख्याल है कि इंतखाबात नहीं होंगे. इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के साथ मुशावरत की, कुछ तारीखें सदर साहब को पेश की और उन्होंने 30 अप्रैल की डेट पंजाब की इलेक्शंस का इंतखाब किया. अभी खैबर पख्तूनख्वा ने के गवर्नर ने अभी उसका, क्योंकि उनको हुक्म नहीं दिया था, उन्होंने तारीख का ऐलान करना था, उनकी तरफ से तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सदर साहब की तरफ से आ गया. हैव टू बेयर इन माइंड कि इस वक्त जो कॉम्प्लिकेशंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए है, एंड आई नो वी आर क्रिटिकल, बट आई विल से कि अगर वो अदलिया से मांगते हैं लोग, अगर वो फौज से मांगते हैं, वो पुलिस से मांगते हैं, वो पैसे मांगते हैं, तो इनको दिया नहीं जाता. तो आपको मूड नजर आ रहा है. एक तरफ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उसके साथ उसका क्या मतलब होगा, और फिर दूसरी तरफ जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एम्पावर्ड इदारा है, इंडिपेंडेंट है अंडर द 2017 इलेक्शन लॉ एज वेल, उसको वो वसाइल फराहम नहीं किए जा रहे जिसके लिए उसको इलेक्शंस करने हैं. So we're still sort of, I think, uncertainty and limbo की सूरत हाल में. And obviously linked to that is the big sort of decision Supreme Court का सू मोटो लिया. उस पर कुछ लोग तनकीद कर रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मौके पर करना चाहिए. बट आई मीन, आई थिंक बिकॉज इट्स बीन डिस्कस सो मच, आई वांट टू गेट इनटू इट टू मच. आपने भी you know, just to plug your podcast as well, Pakistanomy, Abdul Muiz Jafri is an excellent lawyer and has a great grip on politics and law. उन्होंने एक तफसील के साथ explain भी किया. But I will say कि I think I know that there's a thinking कि the split or division within the Supreme Court is a good thing. I say that it's an opportunity. ये सब मौका है कि आगे चलकर, क्योंकि अभी तो जाहिर है हो भी नहीं सकता किसी के लिए, but to look at judicial appointments and choices and bench fixing. But I do think that this particular split within the judiciary hasn't allowed the situation paralyzed, because जो Chief Justice of Pakistan Umar Ata Bandial Sahab, वो particular bench के साथ you know, he goes with it as well. And just as I was sort of coming onto the podcast, Justice Muzahir Ali Naqvi के खिलाफ एक और reference file की गई Supreme Judicial Council ने PMLN की तरफ से. So you know, PMLN is obviously targeting ये leaks का सिलसिला भी जारी रहा है. फवाद चौधरी के भी मुबैना तौर पर leaks आए with his brother as well, which he has denied. I mean, I think beyond narrative building, it doesn't really mean very much, but you know, it gives an opportunity. So एक तरफ अगर आप देखें 1997 का जो हमला था, जो हमें नजर आया था, इमरान खान साहब के सपोर्टर्स ने गेट तोड़ दिया, बड़ी तादाद में निकल आए, अपना एक पावर शो कर लिया, अदालत को भी जाहिर कर दिया. ये जो एंटी टेररिज्म के कोर्ट के जज थे, उन्होंने भी उनके पे कमेंट भी किया था. बट दूसरी तरफ आप देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज है, वो दूसरी तरफ से not the aggressive, not the sort of मतलब एक बज़ाहिर वो हमला नहीं करे, पर वो लीक्स के थ्रू और रेफरेंसेस के थ्रू वो भी जुडिशरी पर इस वक्त हमलावर हैं. एंड ऑल्सो, एंड आई जस्ट वांट टू सॉर्ट ऑफ एंड दिस लिटिल बिट, बिकॉज इलेक्शंस का इशू है. यही नजर आ रहा है कि इलेक्शंस अगर यू नो, अगर ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हो भी जाते हैं, वेरी लाइकली, एंड दिस इज की गिवन कि इस वक्त सितंबर या अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी विल हैव अ न्यू चीफ जस्टिस, काजी फायज ईसा. It's very likely that the KP and Punjab elections will also go to court.
It's very likely because आपका जो डिजिटल सेंसस है पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, तो ये इलेक्शंस जो होंगे, पुराने सेंसस जो बहुत मुतनाज़ा सेंसस था, जिसके एक प्रोविजनल स्टेटस था, यानी कि एक दफ़ा उसको इजाज़त दी गई थी कि इलेक्शंस इसकी बुनियाद पर हों, डिलिमिटेशंस उसकी बुनियाद पर हों, हल्का बंदियाँ जिसको कहते हैं। तो जो जनरल इलेक्शंस होंगे वो नए सेंसस के तहत होंगे, नई डिलिमिटेशंस के लिए के बाद होंगे, जिसके एक एक्सरसाइज जो 4 महीने लग जाती है. सो आई एम गोइंग टू एंड माय कमेंट ऑन दैट 3-2 here. 3-2 और इसके अंदर अंबर एक दो तीन चीजें आई वांटेड टू ऐड. एक तो ये कि आपने हमलावर होने की बात की, तो जो रेफरेंस फाइल किया गया है जिन जस्टिस के खिलाफ, ये चंद महीनों पहले ये लड़ाई हुई थी अपॉइंटमेंट के दौरान, और उस वक्त नून लीग ने कॉम्प्रो करके सब अप्रूव कर दिया था. एक्सक्यूज मी. तो जब कॉम्प्रो हो रहा था तो सब ठीक था, इन्होंने ही जो है मफादात के लिए अग्री कर लिया और बात जो है वो आगे बढ़ गई. तो अब उनको वापस याद आ रहा है कि ओहो ये गलती हो गई हमसे. ये पीएमएल नून की एक स्क्रिप्ट है, पता नहीं हर दफा जो है वो कहीं ना कहीं जो है मफादात के लिए बातचीत करके आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं ओहो ये गलती हो गई. जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब अब कहते हैं कि हमने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में वोट डाल के हमसे गलती हो गई. Well, again, to be fair to Shahid Khan Abbasi, because I spoke to him at that time as well, around that time, he had maintained his position. नहीं, आई नो, आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम द पार्टी के हिसाब से. फिर उससे पहले पैका के ऊपर हमें कहते हैं even within the party as well, you see a lot पार्टी के अंदर भी कहा जाता है कि चाहे इलेक्शंस में जाए किस चीज का इंतजार कर रहे हैं. नहीं, बिल्कुल. और अगेन माय पॉइंट इज के पार्टी के अंदर जो एक्चुअली डिसेंट एडवाइस दी जाती है वो हमेशा नहीं सुनी जाती, बल्कि कभी भी नहीं सुनी जाती. चाहे वो इसहाक डार की अपॉइंटमेंट हो, चाहे शाहिद खान अब्बासी की इलेक्शन की बात हो, चाहे ये बात हो कि आप जो है ऐसी हरकतें ना करें आर्मी चीफ को एक्सटेंड करके, लेकिन वो सुनी नहीं जाती बात. क्यों? क्योंकि मफादात सामने आ जाते हैं एक खानदान के. दैट्स माय पर्सपेक्टिव ऑन दिस. लेकिन दूसरी चीज अंबर इसके अंदर जरूरी ये है कि जैसे आपने कहा कि डिजिटल सेंसस हो रहा है और ये कोर्ट जाएगा, इस वक्त बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि इलेक्शन टाइम पे हो और आगे बात बढ़े. लेकिन उस बेस्ट केस सिनेरियो में भी जैसे आपने कहा ये मामला कोर्ट जाएगा, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट होगी. क्यों? क्योंकि हल्का बंदियां आधी एमपीएस के लिए पुरानी और एमएनएस के लिए नई, तो उस पर तजाद आ जाएगा. रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेटिक जो राइट है लोगों का वो वायलेट होगा फ्रॉम अ वेरी फंडामेंटल पर्सपेक्टिव. कि अगर एक कंस्टिट्यूंसी में पुराने उसके हिसाब से 100 लोग हैं और नए हिसाब से 150 हैं और आप उनकी डीलिमिटेशन कर सकते हैं, तो उन 50 को अजाला कौन देगा जिनके एमपीए जो है वो उनके वोट के बगैर इलेक्ट हो गए. राइट? दैट्स अ थिंग वी शुड थिंक अबाउट. And I want to point out Karachi is a perfect example, क्योंकि जब 2017 सेंसस हुआ था, अंडर काउंटिंग सेवेयर थी, एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मामला रेज किया था. अभी भी एक सेंसस का डिस्कशन इस पे हो रहा था कराची में, एंड 21 मिलियन क्रॉस कर चुका था कराची की जो पॉपुलेशन है इन 2017, अंडर काउंटेड बाय अ लार्ज मार्जिन. क्योंकि अक्सर देख रहे थे कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स कराची में बहुत ज्यादा है, उनको दे वर काउंटेड, एवरी सिंगल सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपेंट वाज काउंटेड. दैट्स जस्ट एन एग्जांपल. मेरे मोहल्ले में हुआ था ये मसला, मुझे याद है उस जमाने से. और ये सिर्फ कराची का देखें इस वक्त सिर्फ मसला नहीं होगा, अब ये आपका सदर्न पंजाब में एक मसला चल रहा है, ये उसको इफेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द वोट काउंट. ये फाटा के अंदर पॉपुलेशन, वहां पे जो ऑलरेडी एक मूवमेंट चल रही है उनके हकूक के लिए, ये उनको रैटल करेगा. ठीक है, इसी तरह हजारा बेल्ट है, ये वहां रैटल करेगा. तो ये एक बहुत ही जो है एक इट एड्स अ न्यू डायमेंशन ऑफ डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पोटेंशियल इवन इन द बेस्ट केस सिनेरियो, मैं कह रहा हूँ, जिसकी वजह से लड़ाई चलेगी. एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद लड़ाई ये होगी कि अब अगर केपी और पंजाब में नई हुकूमतें हैं, चाहे जिसकी भी हो, वो नेशनल असेंबली का इलेक्शन ओवरसी करेंगी. तो वो फिर होगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि आइन कहता है कि केयर टेकर होना चाहिए. So my view on this, and I think it's important for the audience to understand, I'm not taking a partisan position on this. All I'm saying is कि best case scenario में भी इलेक्शन अगर होते हैं तो जो हम एक्सपेक्ट या कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्राइसिस थमेगा, उसकी वजह से थमेगा नहीं और बढ़ेगा, और ये बात लोगों को समझना जरूरी है. No, I mean, again, let's end it here because I did want to move on to the last and the last number in our podcast. But I will say that my position has always been clear.
elections kar le, but it's not going to resolve anything at the moment, especially when we're sort of undergoing a transition, which is from the old army establishment represented by Bajwa and onto the new one represented by Asim Munir. So that's I really do agree. I don't think it's going to resolve anything. But let's move on. Let's move on to 4-10. बार 4-10 बार इसहाक डार साहब ने कहा था कब बताएंगे, कब बात करेंगे, आईएमएफ के बात करेंगे, 4-10 4-10 4-10 हुआ कितने बजे? 4-20 4-20 4-22 में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। और अंबर, मेरे लिए तो एटलीस्ट वो जो 24 घंटे थे जिसमें पहली ब्रीफिंग स्टेट बैंक की होती है उनकी मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के पास, जहां सूद की शरह में 300 बेसिस पॉइंट्स या 3% 3% इजाफा किया गया, और फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो बड़ा ही सरियल एक तरह से जो है, एवरी टाइम वी थिंक, एटलीस्ट आई थिंक कि इससे बुरे हाल नहीं हो सकते, तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक और ब्रीफिंग हो जाती है जिस पे जो है हालात खराब हो जाते नजर आते हैं। तो पहले मैं शुरू करता हूँ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो उन्होंने काफी चीजें ऐसी कही जो मतलब हिला देने वाली थी। मैं दो अपने ऑडियंस के लिए रख देता हूँ अपनी तरफ से। एक ये कि वो कहते हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है, जो डोमेस्टिक खसारा है हुकूमत पाकिस्तान का, वो मैनेजेबल है क्योंकि वो तो अपनी करेंसी में है। अब किसी भी इकोनॉमिक के स्टूडेंट को ये बात मालूम है कि डोमेस्टिक डेफिसिट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, डॉलर की जो डिमांड है आपके मुल्क में उससे और रुपए की कदर में उसका एक डायरेक्ट लिंक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर को शायद ये बात मालूम नहीं, या वो वहां बैठ के शहबाज राना और मेहताब हैदर और खलीक कियानी और बाकी और जर्नलिस्ट को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे थे, और आवाम को भी वो इतने बुद्धू बना नहीं सकते। मतलब अजीब बात की उन्होंने। दूसरी चीज वो कहते हैं कि उनके नजदीक जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है अगले आने वाले 2 से 3 महीनों में, वो $5 अरब है। और अब ये एक और हैरानी की बात हुई, क्योंकि ये कहते रहते हैं $5 अरब, उधर स्टेट बैंक के गवर्नर कहते हैं $7 अरब। अब अंबर, एक मुल्क जहां $3 अरब के रिजर्व्स हो, वहां फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर की असेसमेंट में $2 अरब के गैप बड़ी चीज होती है। $2 अरब की क्या बात है, कुछ भी नहीं है। $2 अरब हम तरसे हुए हैं, एक अरब के लिए तरसे हुए हैं। तो वो कहते हैं 5 है, वो कहते हैं 7 है। अब वो पता नहीं कहाँ से गैप पूरा अभी तक आपस में नहीं हो रहा, तो आईएमएफ से कैसे पूरा करेंगे। तो इट वाज सरियल। And I'll connect it to the election point, coming back to it, Amber, and I'll stop there, कि ये जो ट्रांच आ भी जाए, अगर इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में कह रहे हैं एसएलए हो जाएगा आईएमएफ से, और फॉर जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो भी पैसे दे देंगी, उसके साथ ही मुझे लगता है कि प्रोग्राम ऑफ ट्रैक जाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल साइकिल आ जाएगी, बजट इज कमिंग अप एज वेल। और ये जो डिसीजन मेकिंग है, इट विल ओनली गेट वर्स फ्रॉम हियर ऑन आउट, नॉट बेटर। विच मीन्स, और हमारे दोस्त हैं अमार खान, जिनको मैं मजाकिया पाक बुल कहता था पिछले कई हफ्तों से, क्योंकि ही वाज स्टिल बुलिश ऑन थिंग्स एंड वी वुड हैव एक्सचेंज एंड डिबेट्स प्राइवेटली कि व्हाई एम आई बीइंग टू पेसिमिस्टिक एंड व्हाई ही इज इन माय व्यू टू ऑप्टिमिस्टिक। तो आज उन्होंने भी एक आर्टिकल लिख दिया है, मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्रिपेयरिंग फॉर डिफॉल्ट। तो अगर अमार खान दिवालिये की बात पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब घबराने का वक्त हुआ जाता है। बहुत अरसे से हम घबरा रहे हैं, बट आई डिड हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। चाइना के बैंक ने कुछ रोल ओवर किया है, डज दैट गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस और नॉट? दैट्स वन क्वेश्चन दैट आई हैड। इस पे देखें, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, बट इवन एक फर्जी तौर पे हम अगर कह दें कि कल $10 अरब आ जाते हैं पाकिस्तान के पास, जो कि नहीं आ रहे, हम अज्यूम करते हैं 10 अरब बड़ा जबरदस्त जो है ना। एमबीएस की सुबह बड़ी अच्छी हुई, तो उसने कहा आज मैं 10 अरब देता हूं पाकिस्तान को, मुझे अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो उस 10 में से अंबर देखें 3 से 4 तो सिर्फ जो है अगले 3 माह में डेट रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं। ठीक है, तो 10 में से 3 चले गए, 7 बचे आपके पास। 7 में से 2 से 4 अरब के आसपास एलसीज अटकी हुई हैं। ठीक है, तो एलसीज आप खत्म करेंगे, उनकी पेमेंट्स करेंगे, तो अज्यूम करें चले 2 चले गए, तो आपके पास 5 बचे। अब 5 में से अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट रन करते हैं, अज्यूम करें कम से कम $500 मिलियन महीने का, तो 5 महीने में 2.5 अरब ये चले गए, तो यूर बेसिकली बैक टू अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिजर्व्स इन अबाउट 5 मंथ्स, विच इज व्हेन इलेक्शंस आर कमिंग अप। इसमें मैं नहीं कह रहा बजट में क्या होगा और क्राइसिस क्या होगा, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती है नहीं जाती, फलाना वगैरह वगैरह। तो इवन इन अ क्रेजी सिनेरियो जहां पाकिस्तान को $10 अरब मिल जाते हैं, जो नहीं मिल रहे,
اس میں بھی آپ 4 سے 5 مہینے میں بیک ٹو اسکوائر ون ہے. And you layer on, you understand the political cycle better than I do. You layer on the political drama in Pakistan and the security drama in Pakistan. تو یہ جو پیسے آ رہے ہیں چائنا سے, IMF سے, یہ ایٹ موسٹ آپ کو 3 مہینے خرید کے دیں گے. اس کے بعد وہی حال ہوگا, اور کیئر ٹیکر ہو یا نئی حکومت ہو, اس نے جو ہے یا تو IMF سے ایک بڑا پیکج لینا ہے, یا اس نے ڈیٹ ڈیفالٹ کر کے ریسٹرکچرنگ کرنی ہے, یا دونوں ان کمبینیشن کرنا ہے. دیر از نو ایزی وے آؤٹ آف دس کرائسس ایون ود دس منی کمنگ, اینڈ دیٹس دا باٹم لائن. اوکے آل رائٹ ویل گھبرا رہے ہیں اور گھبرانے کی ضرورت بھی ہے. جو مہنگائی ہے وہ by some estimates what is going to touch 41%, so it's another number that's a scary number as far as I'm concerned, but Yeah. I think let's move on. دو تین چھوٹی خبریں تھی. I think I will go on to my winners and losers. My winners are harder to come by شاید کیونکہ میں بھی گھبرا رہی ہوں, but I will say the biggest loser was the deputy commissioner of Lahore, اور جس نے عورت مارچ, جو مارچ 8 کو ہر سال ہوتا ہے, اٹس اے بگ ایونٹ, اٹس بیکم ویری کنٹروورشل. اس کی مخالفت میں ایک مخالفت وہ تو نہیں کہتے, لیکن اس کے متبادل کے طور پر جماعت اسلامی کا ایک حیا مارچ بھی ہوتا ہے. ان کو NOC نہیں مل رہی تھی, تو کافی شور بچا, اور اس وقت پنجاب کے جو وزیر ہیں عامر میر صاحب, انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کو سیکورٹی بھی فراہم کی جائے گی اور وہ ہوگا. لیکن آئی تھنک مائی لوزر واز the DC who had not given the NOC for the Aurat March. I don't know who my winner is, to be honest, Uzair. But I just want to make a quick comment because I didn't mention it, but ابھی اس وقت عمران خان صاحب نے کچھ 1-2 دن پہلے صحافیوں سے بات کی تھی, اور دوبارہ سے آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت کی بات کی تھی. I think that was a source of amusement. So I'm not saying it's a winner loser, but it's my joke of the week. جس میں کہا جا رہا تھا کہ ہم تو, عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ کچھ بائیڈن والی فون کال والا ہو رہا ہے کہ کال تو کریں, کال تو کریں, کال کریں کال. اور وہی حالت جو ہے وہ وہی ہے کہ بائیڈن کیوں فون کال نہیں کر رہا بھائی, اس لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ ان کے آنے کے ساتھ آپ نے ڈینیل پرل کے مرڈررز کو چھٹی دے دی, اور میزائل بھی ٹیسٹ کر لیے. اور میزائل پہ ہم کوشش کریں گے آنے والے شو میں بات کریں کہ میزائل پہ کیا مسئلہ چل رہا ہے. پریویو اگین تھوڑا سا ہم نے ایسٹر ایگ ڈال دیا ہمارے لسنر جو اینڈ تک ہمارے ساتھ بات سنتے ہیں, کہ اس پہ بات ہوگی ابھی 1-2 دن میں کوشش کر رہا ہوں لوگوں سے بات کی جائے اس پہ. تو وہ کہتے ہیں بائیڈن فون کال نہیں کر رہے, ادھر آپ ان کو عجیب و غریب پریشر میں ڈال رہے ہیں نئے آپ آدمی. مجھے بتائیں کہ عاصم منیر کا ایک اتنی چھوٹی دورانیہ کے لیے, وہ ISI کے چیف تھے, ان کو نکال دیا گیا, اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اچھے تعلقات ہوں گے جب ایکسٹینشن بھی آپ آفر کرنے کو تیار تھے باجوہ صاحب کو, اور ان کو نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ آرمی چیف بنے. اتنی جلدی سے آرام سے تو بات چیت نہیں ہوگی نا, وہ فون کال اس طرح سے. ایگزیکٹلی یہی میں بات کہہ رہا تھا امبر, اور مجھے تو خود ڈائریکٹلی سینئر PTI لوگوں نے پچھلے سپٹمبر میں کہا تھا کہ جنرل منیر جو ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے. تو اگر میرے جیسے DC سے آئے ہوئے وزٹر کو معلوم تھا کہ اسلام آباد میں PTI کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہے, تو اب آپ ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو نہیں معلوم کہ آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے اور آپ نے کیا کیا کوششیں کی ان کا رستہ روکنے کے لیے. تو چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں. میرا ونر, I have 2 winners this because آپ اسٹرگل کر رہی تھی, تو I'll add on my top. ایک تو آرسنل جس کی میں نے جرسی پہنی ہوئی ہے آج. کل زبردست میچ ہوا. کل جو ہے boys were 2-0 down and the boys came back to win 3-2 in the last second of the game. تو this ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ ڈیوائن انٹروینشن والا سال ہے جہاں فائنلی آرسنل پریمیئر لیگ جیتے گی. فنگرز کراسڈ, we're close but not there yet. So that's a winner. That team is a winner. Reece Nelson in particular is the winner who scored the winner. I know your eyes are glazing over as I'm talking about sports again. But my other winner is the Supreme Court. Primarily because جیسے آپ نے کہا, میں نے موئی جعفری سے بھی اس پہ بات کی کہ ہوا کیا اور کیا ایشوز تھے. پہلے مجھے لگ رہا تھا ان سے بات کرنے سے پہلے کہ سپریم کورٹ تھوڑا اوور اسٹیپ کر رہا ہے, لیکن جب موئز نے بات سمجھائی تو سمجھ آ گئی کہ ایشو پروسیس پہ تھا بٹ ڈیسیجن پہ کوئی ایشو نہیں ہے. اور آئی تھنک اٹس گڈ ایز سپریم کورٹ کے اپنے بہت سارے فلاز ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, بٹ فار دیم ٹو ویری کلیئرلی سے کہ آئین میں ہے 90 دن,
90 दिन में इलेक्शन होने हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने डेट का भी प्रोसेस शुरू कर दिया. तो आई थिंक इट्स अ गुड डेवलपमेंट इन एन अदरवाइज bleak outlook for the country. Well, I mean, I would say कि yes, I would disagree with you there. I understand कि क्योंकि कोई कुछ करनी, governor तो अपने they had absorbed themselves of all authority and responsibility, which I thought was criminal, क्योंकि 90 दिन का non-negotiable है, आइन में बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है. But at the same time, I think the loser is obviously political forces, and they in this case I think उन्होंने खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, जहाँ एक मौका दिया सुप्रीम कोर्ट को intervene करने का by not taking a decision. So बिल्कुल, I on that we don't agree. think great development. You know, it's a clear judgment as far as I'm concerned. It laid down as the process of, imagine a process of election की डेट किसने तय करनी है और कैसे तय करनी है, just as you had to lay down कि एक vote of no confidence कितने बजे और किस तरीके से होना चाहिए. So it's unfortunate to me. बिल्कुल I agree, and I think again politicians create that space for other institutions to intervene, क्योंकि वो आपस में इतना, अभी खान साहब आखिरी बात इस पे कि उन्होंने कल ही कहा है कि सियासत में कॉम्प्रोमाइज और बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मैं इनसे बात करने को तैयार नहीं हूँ. तो एक फॉर्मर वजीर आजम जो है वो कह रहा है मैं तालिबान से बात कर लूंगा जिन्होंने पाकिस्तान के बच्चों का कत्ल किया APS में, उनसे वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे सियासी लीडर, चाहे वो उनके मुताबिक जितने भी करप्ट हों, इंसाफियंस के मुताबिक जितने भी करप्ट हों, लेकिन वो वोट लेते हैं पाकिस्तानी अवाम का, उनसे वो बात करने के लिए तैयार नहीं है. तो जब तक ये माहौल रहेगा उस वक्त तक द क्राइसिस विल ओनली कंटिन्यू टू वर्सन. On that note, I think we can end this conversation today. For those of you tuning in to the very end, please do subscribe, share, comment, and let us know what you would like to us to cover in the next few weeks. As I said, ke ab aane wale hafte se we'll try to go to a twice a week episode in terms of shorter but more precise in terms of developments. और जैसे मैंने कहा आने वाले हफ्ते में थोड़ा न्यूक्लियर मिसाइल डेवलपमेंट पे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे, तो stay tuned for that. In the meantime, खुदा हाफिज.